हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, कल समाज की क्लास हो गई थी। ठीक है, समाज की क्लास कल कंप्लीट हो गई थी और आज समास और संधि के बीच में कुछ अंतर हैं जो उनको बताने वाले हैं। समास और संधि के बीच जो अंतर हैं उनको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अर्थ की दृष्टि से दोनों शब्द समान हैं। अगर अर्थ की दृष्टि से देखेंगे ना तो दोनों समान हैं, अर्थात दोनों का मेल होता है। संधि का भी मेल होता है और समास का भी मेल होता है, दोनों का मेल होता है। लेकिन कुछ भिन्नताएं हैं, जैसा कि पहला पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट कुछ क्या भिन्नताएं हैं, तो पहला पॉइंट में देखिए, संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, मेल होता है, जबकि समास में क्या होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। ठीक है, ये पहली बात है। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन होते हैं। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तित होते हैं। क्या होते? परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित होते हैं, जबकि समास में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि समास में बहुत से पदों के बीच, समास में बहुत से पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है, संधि तोड़ने पे। देखिए, जब संधि को तोड़ेंगे, संधि को तोड़ने पर विच्छेद कहते हैं। ठीक है, जब संधि को तोड़ेंगे तो उसको विच्छेद करेंगे, जबकि समास तोड़ने को, समास के शब्दों को तोड़ने को, तोड़ने को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। विग्रह कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो कुछ अंतर थे वो बता दिए। ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तित होते हैं, और जबकि समास में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर इसमें संधि का एक उदाहरण ले लेते हैं, जबकि हम संधि का क्लास लिए हैं, अगर जो साथी न देखे हो जाके देख लेंगे। तो जैसे रमा धन ईस, यहाँ पे आ और धन ई मिल के
ए बनते हैं, ठीक, ए। तो जब इन दोनों का मेल करेंगे तो कहेंगे कि रमेश होगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों वर्णों का मेल होके इनका वर्ण में परिवर्तन हो गया। जबकि समास में जब देखेंगे, समास जैसे राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसको जब समास में कहेंगे, जब इसका मेल करेंगे तो आप कहेंगे कि राजपुत्र, राजपुत्र, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे केवल कारक चिन्ह का लोप होता है, बाकी वर्णों शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि संधि में क्या होता है कि देखें कि आप वर्ण में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट में देखिए, समास में बहुत से पदों के बीच कारक चिन्ह लोप हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। चौथा पॉइंट क्या है? संधि को तोड़ने को विच्छेद, जबकि समास के शब्दों को तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको बता दिए। अब चलिए सवाल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहा? ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम धन आस। सम का मतलब क्या होता है? सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है शब्द, ठीक है। जब सम धन आस करेंगे तो इनका मेल होके बनेगा समास, ठीक है। उसी प्रकार से जब ये संक्षिप्त और शब्द को जब मिलाएंगे तो कहेंगे कि संक्षिप्त शब्द। तो समास का अर्थ ही क्या होता है? संक्षिप्त शब्द। तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे कि संक्षिप्त शब्द होता है। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त शब्द होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है, क्या है क्वेश्चन, कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अब बताइए, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास होता है, या द्वंद्व समास होता है, या सी ऑप्शन कर्मधारय होता है, या तत्पुरुष समास होता है? देखिए, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? जैसे कि नील कमल, नील कमल, नील कमल, ठीक है। इसका जब विग्रह करेंगे तो कहेंगे कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल को क्या कहते हैं? नील कमल। नील क्या है? विशेषण है। नील क्या है? विशेषण है, जबकि कमल क्या है? विशेष है, ठीक है। तो विशेषण और विशेष का मेल है, विशेषण और विशेष का मेल है, इन्हीं को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो वो कर्मधारय समास बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। देवासुर में कौन सा समास है? अब बताइए, देवासुर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास है? ऑप्शन नंबर डी की द्वंद्व समास है। तो देवासुर को विग्रह करिए। तो देवासुर को जब आप विग्रह करेंगे तो कहेंगे देव और असुर, असुर, देव और असुर। दोनों शब्दों के बीच क्या आया है? और। दोनों शब्दों के बीच अगर और आए, या आए, अथवा आए, एवं आए, अगर ऐसा शब्द आता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख दर्शन, मुख दर्शन में बताइए कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन का विग्रह करिए आप, ठीक है। बताइए, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कि या फिर बहुब्रीहि समास होगा? जब मुख दर्शन को आप विग्रह करेंगे तो कहेंगे कि दर्शन के लिए मुख, ठीक है। दर्शन के लिए मुख, के लिए, दर्शन के लिए मुख।
ये अब देखेंगे कि जब तत्पुरुष का जब विग्रह करेंगे, तत्पुरुष में जब इसका 6 भेद देखेंगे, जब तत्पुरुष समास के 6 भेद देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, या संप्रदान का विभक्ति कह सकते हैं कि विभक्ति का चिन्ह कौन सा होता है, तो वो के लिए होता है। ठीक है, तो दर्शन के लिए मुख, तो यहाँ पे के लिए आया है, यानी कि तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो देखिए, मैंने बताया अभी पहले ही आपको बताया कि दो वर्णों के मेल से संधि बनता है, और जबकि दो शब्दों के मेल से समास बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अगला चलते हैं, ये अगला है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, निशाचर में कौन सा समास है। बताइए, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, नन तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। अव्ययी भाव समास कब होता है, जब पूर्व पद प्रधान हो। जब पूर्व पद प्रधान हो तब वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। जबकि उत्तर पद प्रधान हो तो कौन सा समास होता है, तब कर्मधारय समास होता है। लेकिन जहाँ निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द आए तो वहाँ पे नन तत्पुरुष समास होता है। और बहुब्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान हो। ठीक है, दोनों यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद भी दोनों पद अप्रधान हो तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि निशाचर में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह करिए। विग्रह करेंगे तो कहेंगे कि निशा यानी कि रात्रि, निशा में चरने वाला, रात्रि में चरने वाला कौन है, राक्षस। रात्रि में चरने वाला अर्थात राक्षस। ठीक है, ये दोनों पद अप्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होता है। मैंने अभी बोला कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पे कौन सा समास होता है। अब बताइए, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, या बहुब्रीहि। ये आपको गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि मैंने बताया पिछले भी क्वेश्चन में। तो देखिए, जहाँ पे दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पे आप सिंपली बता देंगे कि बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, अनायास में कौन सा समास है। अनायास में कौन सा समास है, नन तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या द्विगु समास है, या ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास है। नन तत्पुरुष समास है। अनायास में कौन सा समास है, तो देखिए, जहाँ पे निषेधात्मक, मैंने बोला निषेधात्मक या फिर नकारात्मक शब्द हो वहाँ पे नन तत्पुरुष होता है। ठीक है, जैसे इसका विग्रह करेंगे तो अनायास को कहेंगे नायास। यहाँ पे न आया है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नन तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब बताइए, परमेश्वर में कौन सा समास है। परमेश्वर द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। परम है, इसका विग्रह करिए। आप विग्रह करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा, नहीं तो मालूम नहीं पड़ेगा समास में। तो देखिए,
परमेश्वर को आप विग्रह करें, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर को क्या कहते हैं, परम है जो ईश्वर। ठीक है, तो है जो या बीच में आए, दो शब्दों के बीच है जो या फिर के समान आए, के समान, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। यथाशक्ति, ठीक है, अब बताइए यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा। जैसा, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर राइट होगा। अब बताइए, तो जब यथाशक्ति को जो अब विग्रह करेंगे यथाशक्ति को, तो कहेंगे कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार पहला पद क्या है, प्रधान है। पहला पद प्रधान किसका होता है, अव्ययी भाव। देखिए अगर आपको प्रारंभ में ही यथा मिल जाए, यथा मिल जाए, अ मिल जाए, अन मिल जाए, प्रति मिल जाए, ठीक है, ऐसे शब्द जो उपसर्ग हैं, ऐसे शब्द अगर आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। और जब इनका विग्रह करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पहला पद क्या है, पहला ही पद आपका प्रधान है। तो ऐसे ही ये इसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसका जब विग्रह करेंगे यथाशक्ति को तो कहेंगे शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सी राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाप और पुण्य, पाप, ये पाप है, पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास है। कह रहा है पाप और पुण्य में कौन सा समास है। ये पाप पुण्य में कौन सा समास है, बताइए पाप पुण्य में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, कि ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। देखिए पाप पुण्य को आप विग्रह करेंगे, तो पाप पुण्य को जब विग्रह करेंगे तो कहेंगे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो बीच में द्वंद्व समास का क्या क्या है कि और आए, एवं आए, अथवा आए, या आए, तो क्या होता है द्वंद्व समास। दो शब्दों के बीच आया है और, इसलिए ये क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का एक और भी पहचान है, दो शब्दों के बीच ये योजक चिन्ह। ठीक है, अगर योजक चिन्ह से आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको विग्रह करके भी जरूर देखना, क्योंकि कभी कभी योजक चिन्ह वाले भी द्वंद्व समास नहीं होते हैं। इसलिए और, अथवा, एवं शब्द आना चाहिए बीच में। ठीक है, दोनों शब्दों के बीच में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है बताइए। गौशाला में कौन सा समास है, तो गौशाला में तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्विगु समास है। बताइए कौन सा समास है गौशाला में, इसका विग्रह करिए। चलिए आप लोग करिएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। गौशाला को जब, गौशाला को जब विग्रह करेंगे तो आप कहेंगे कि गो के लिए शाला, गो मतलब कि गौ के लिए, गो के लिए शाला। ठीक है, तो के लिए आया है, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, के लिए संप्रदान तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। ये आपका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है कि नरोत्तर में बताइए कौन सा समास है। नरोत्तर में बताइए कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, या अव्ययी भाव समास है, या द्वंद्व समास है, कौन सा समास होगा। आप अब विग्रह करके जरूर उत्तर दीजिए। ठीक है,
चलिए हम बता रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं। नरोत्तम को जब आप विग्रह करेंगे तो कहेंगे नरों में उत्तम, नरों में है जो उत्तम, नरों में है जो उत्तम उसे नरोत्तम कहते हैं। ठीक है, तो है जो शब्द आया है तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है जो के समान ये सब शब्द कर्मधारय समास के हैं पहचान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा है पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है बताइए, पंचवटी में कौन सा समास है। द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी की तत्पुरुष समास है। पंचवटी, देखिए जब पंचवटी शब्द आए, ठीक है, वैसे तो ये आप सबको छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए, लेकिन चलिए मैं बता दे रहा हूँ। पंचवटी जब आए तो आप इसको विग्रह करेंगे तो कहेंगे कि 5 वटों का समाह, 5 वटों का समाहार होता है, 5 वटों का समाहार, अर्थात आप कहेंगे कि द्विगु समास, द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन जब यहीं पे बहुब्रीहि भी आ जाता, बहुब्रीहि जब आ जाता तब आप क्या कहते हैं, तो बहुब्रीहि जब समास आता तो बहुब्रीहि समास भी होता है। ये पंचवटी में द्विगु समास भी होता है क्योंकि यहाँ पे 5 आया है, संख्यावाची है। लेकिन बहुब्रीहि समास जब आएगा तो वहाँ पे कहेंगे कि 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, जैसे कि अर्थात दंडकारण्य में स्थित एक स्थान था जहाँ पे राम और सीता लक्ष्मण एक साथ निवास किए थे। ठीक है, तो वहाँ के स्थान को पंचवटी कहते हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो पंचवटी में बहुब्रीहि समास भी होता है और द्विगु भी समास होता है। यहाँ पे बहुब्रीहि समास का ऑप्शन न होकर यहाँ पे द्विगु दिया है ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। ठीक है, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, किसका, द्विगु समास का। द्विगु समास का उदाहरण बताइए क्या है। सबसे पहले द्विगु समास का नियम आपको मालूम पड़ा होना चाहिए कि द्विगु समास का नियम ये है कि जिस समास का, द्विगु समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। तो अन्वय होगा, दिन रात होगा, चतुरानन होगा या फिर त्रिभुवन होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करिए। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो देखिए अन्वय, अन धन अन वय, यहाँ देखिए अन लगा है उपसर्ग, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, न कि यहाँ पे द्विगु समास होगा। इसमें देखेंगे कौन सा समास होगा, दिन रात, दिन यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगा है और जब विग्रह करेंगे तो कहेंगे दिन और रात, दिन और रात। ठीक है, दिन और रात, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। चतुरानन, चार हैं आनंद जिसके, चार हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार, अर्थात तीन आ गया ना, 3 भवनों का समाहार को क्या कहते हैं, त्रिभुवन कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, गगनचुंबी में बताइए कौन सा समास है, गगनचुंबी में बताइए कौन सा समास है।
बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर कर्मधारय समास है? बताइए। देखिए इसका विग्रह करेंगे गगन चुंबी को, तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, यहाँ पे को आया है, को यानी कि कर्म आया है, कर्म, कर्म तत्पुरुष समास का भेद यहाँ पे है, तो को कर्म का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगर तत्पुरुष में भी पूछ देगा कि कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, या फिर द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि तन, देखिए ये क्वेश्चन है, तन मन धन, तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्विगु समास है, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास है? बताइए इनमें से कौन सा समास है? तन मन धन, तो तन मन और धन जब इसका विग्रह करेंगे तो कहेंगे तन और मन और धन, तन मन और धन, इसमें और का और आया है, तन और मन धन में और आया है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर द्विगु समास है? तन मन धन में वही ऑप्शन में है, तन मन धन। 10 मुख में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या तत्पुरुष समास है? देखिए 10 मुख में 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहुब्रीहि। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीसरा पद प्रधान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वनवास, वनवास में कौन सा समास है? बताइए। वनवास में तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? देखिए वनवास को विग्रह करिए। वनवास को जब विग्रह करेंगे तो कहेंगे वन में वास, वन में वास। यहाँ पे में विभक्ति का चिन्ह आया है। में किसका होता है? में होता है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास का। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास का चिन्ह होता है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। नीलकमल में बताइए कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, या ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है? नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कमल, अर्थात कौन सा समास हो जाएगा? तो नीला है जो कमल, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो के समान। ठीक है, ये सब कर्मधारय समास होते हैं जब तक कि तीसरा कोई पद प्रधान न हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, या फिर कर्मधारय समास है? इसका विग्रह करिए। कन्यादान, कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान, किसके लिए दान? के लिए,
कि दो शब्दों के बीच में कौन सा विभक्तिकरण का चिन्ह आया है, के लिए। इसके लिए किसका होता है, संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष का चिन्ह होता है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है या फिर द्विगु समास है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीला वस्त्र है जिसका, ठीक है, अर्थात किसका है, श्री कृष्ण जी का है। ठीक है, पीला पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण जी। ठीक है, अर्थात कृष्ण जी। इसलिए यहाँ पे कौन सा समास होगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, तन मन धन। तन मन धन में कौन सा समास है, तो इसको पिछली वाले क्वेश्चन में ये दोबारा रिपीट हो गया, इसलिए चलिए इसको बता दे रहे हैं, ये द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। नवग्रह में कौन सा समास है, नवग्रह में कौन सा समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर कर्मधारय समास है। इसका विग्रह करिए। नव ग्रह या फिर नौ ग्रहों का समाहार। ठीक है, या नौ ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का समूह। 9 ग्रहों का समूह को क्या कहते हैं, नवग्रह कहते हैं। तो पहला पद क्या आ गया, यहाँ पे संख्यावाची आ गया, इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मृगनयनी में कौन सा समास है, बताइए। मृगनयनी में कौन समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या फिर बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि, कौन सा समास है। मृगनयनी का विग्रह करिए। मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। ठीक है, मृग के समान नयन, के समान है जो दो शब्दों के बीच जहाँ है वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है आपका। कौन सा, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आज के जो ये समास हो गए थे, जो समास के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे वो समास के करवा दिए। ठीक है, जो समास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको हम करवा दिए। ठीक है, अब कल अगला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, तो आज ये समास का जो कुछ क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और चैनल को जो साथी अगर सब्सक्राइब ना किए हो, जो नए साथी हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।